हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका एसीजी यानी अपना करियर गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। मौलिक अधिकार की जहां तक बात की जाए दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है राज्य द्वारा दिए जाते हैं और समाज के द्वारा जो है स्वीकार किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। कुछ अधिकार जो है राज्य प्रोवाइड करवाता है वहां के नागरिकों को और समाज उसे स्वीकृति प्रदान करता है। जहां तक समाज और राज्य की बात आती है तो समाज के संगठन से ही राज्य का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में राज्य द्वारा समाज को जो है मूल अधिकार प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जहां तक बात आती है दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। आज हम जो है मौलिक अधिकारों को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकारों की जहां तक बात आती है दोस्तों, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 ये कहता है, अनुच्छेद 12 के अंदर संघ जो है राज्य की परिभाषा संघ के रूप में दी गई है। राज्य की परिभाषा, यहां पर राज्य की परिभाषा से तात्पर्य यह है कि राज्य को जो है संघ से जोड़कर इसमें बताया गया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 के बाद में आता है आपके अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में वर्णन मिलता है जो है न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के बारे में। किसके बारे में? न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो यहां तक तो जो है अधिकारों का वर्णन नहीं मिलता, परंतु जो भाग 3 है वो मूल रूप से मौलिक अधिकारों के संबंध में बात करता है। तो अब जो है हम मौलिक अधिकार जो शुरू होते हैं वो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जहां तक देखा जाए, अनुच्छेद 14 से लगाकर मौलिक अधिकारों की प्रकृति शुरू होती है। तो ट्रिक के माध्यम से जहां तक हम समझेंगे दोस्तों, ट्रिक जो है, ट्रिक से हम कैसे मौलिक अधिकारों को समझ सकते हैं। तो ट्रिक आपको याद करनी है, समस्व, शोध करना है शिक्षा सर्वे पर, शिक्षा सर्वे पर। बस इस ट्रिक के माध्यम से हम सारे के सारे मूल अधिकारों को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो मूल संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 26 जनवरी 1950 को, जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उसमें 7 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्रोवाइड करवाए गए थे। लेकिन एक मूल अधिकार को बाद में हटा दिया गया। तो अब पीछे 6 मूल अधिकार बचते हैं और उनके बारे में जहां तक देखा जाए तो पहला जो है सम। तो सम से हो गया आपके समानता का अधिकार। सम से समानता का अधिकार। उसके बाद में आता है स्व। स्व से हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्व से स्वतंत्रता का अधिकार। हमें इसी ट्रिक से याद करने हैं। सम स्व हो गया, फिर आया सो। सो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके पश्चात आता है आपके ध। तो ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आने के पश्चात करना और है, ये दोनों साइलेंट है। और इसके बाद में शिक्षा से हो गया, वो आपके है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है दोस्तों, वो आपके अल्पसंख्यकों के संदर्भ में दिया गया है। किनके संदर्भ में? अल्पसंख्यकों के लिए ये जो है प्रोवाइड करवाया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए। इसके बाद में जो अंतिम आता है वो है संवय, और इस संवय से होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाए हैं। और अब जहां तक बात आती है इन स्वतंत्रता, समानता और इन सारे अधिकारों के अंदर कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन से अधिकार का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों मैंने जैसा कहा आपको जैसा मैंने बताया, अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं हमारे मूल अधिकार। तो आपको याद करना है 5, 4, 2, 4, 2 और 1, ये याद रखना है आपको। 5, 4, 2, 4, 2, 1, इससे आपके अनुच्छेद जो है क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे? 5, 4, 2, 4, 2, 1, इससे आपको अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं हमारे मूल अधिकार। तो 14 से 5 हो गए, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। इसके बाद में स्वयं है 4, मतलब 19, 20, 21 और 22, 19 से 22 तक हमें वर्णन मिलता है स्वतंत्रता के अधिकार का। इसके पश्चात आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 100 के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में प्रोवाइड करवाया गया है। इसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऊपर हमने लिखा 4, तो 4 से हो गया, 24 के बाद में 4 काउंट करते हैं हम, तो 25, 26, 27 और 28, 25 से 28 तक कौन सा अधिकार मिलता है हमें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद में आता है शिक्षा का अधिकार। कितने हैं? 2 है। तो 28 के बाद में 2 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी 29 और 30 में। इसके पश्चात अंतिम जो आता है 1 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है आपके दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब बात आती है 30 के बाद में सीधे 32 क्यों आए, एक 31 वाला कैसे छूट गया? तो दोस्तों यहां पर जो हमने अभी बात की, एक जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया। उस संदर्भ में बात करते हैं, और वो मूल अधिकार था आपके संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था, इस अधिकार को मूल संविधान ने तो हमें प्रदान किया था, लेकिन सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने जो है इस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 31 में था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन जो होता है आपके 1978 में, और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार, जिसे हम विधिक या फिर कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। कानूनी अधिकार बना दिया गया। और निश्चित रूप से दोस्तों जब भी संविधान के अंदर कहीं से भी किसी मूल अधिकार को निकाला जाता है और कहीं और डाला जाता है, तो उस स्थिति में अब पूछा ऐसे जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर कहां पर स्थापित किया गया? तो यहां पर अनुच्छेद 300 का नाम से जो है इसको स्थापित किया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। बात हम कर रहे थे मूल अधिकारों की, समस्वय शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। 5, 4, 2, 4, 2, 1। अब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये हमारे ट्रिक थी, हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, पहला जो हमारा है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का जो अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक। कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। समानता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें किन किन समानताओं का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो यहां पर अनुच्छेद 14 से लगाकर हम समानता देखेंगे। 14, इसके बाद में 15, 16, 17 और 18, ये जो अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद, इनमें किस किस चीज का वर्णन हमें मिलता है? कौन कौन सी बातें हमें मिलती है
समानता के संदर्भ में। तो यहां पर अनुच्छेद 14 हमें यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता कहने का तात्पर्य यह है कि जो संविधान ये कहता है राज्य विधि के समक्ष समानता रखेगा, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं करना। अगर ऐसा पूछा जाए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव को कितने भागों में बांटा गया है कि इन आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो दोस्तों 5 रूप इसमें दिए हुए हैं। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और नस्ल के बाद में निवास स्थान के आधार पर, यानी 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यहां पर आपसे तात्पर्य राज्य का है दोस्तों। इसके बाद में 16वां जो है उसमें है लोक नियोजन, या फिर आप कह सकते हो रोजगार में समानता। रोजगार में समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। लोक नियोजन मतलब रोजगार, सरकारी नौकरियों में जो है सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16। लेकिन इसके बाद में अनुच्छेद 16(4) में यह कहा गया है कि अगर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए और जो है ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, उनको राज्य जो है विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जिसको हम आरक्षण के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 16 के बाद में अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी जो है उसका राज्य अंत करेगा। अस्पृश्यता का भाव कोई भी नागरिक नहीं रखेगा किसी भी जाति धर्म के संबंध में। इसके बाद में अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों वो है आपके उपाधियों के अंत से संबंधित। उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की इजाजत के बिना किसी भी देश में किसी भी तरह की उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों इसमें 2 उपाधियां का उल्लेख मिलता है, एक शिक्षा से संबंधित और दूसरी सेना से संबंधित। ये उपाधियां धारण की जा सकती है, एक शिक्षा से संबंधित और दूसरी आपके सेना के संबंधित। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद समानता के अधिकार के बाद में आता है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। जो दूसरा अधिकार हमने देखा वो है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है 19 से लगाकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 22 तक जो है हमें किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो स्वतंत्रता के अधिकार का। यहां पर अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 20 जो वर्णन किया गया है वो हम देखेंगे 21 और अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं भी दी हुई है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों? 6 तरह की स्वतंत्रताएं जो है भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान करता है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, बस शर्त यह है किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। दूसरी है आप जो है कहीं पर भी निवास कर सकते हो। तीसरी आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं पर भी आप सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो, कहीं पर भी आप संगठन का निर्माण कर सकते हो। तो इस तरह की जो है कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हो। ये स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में हमें स्वतंत्रता देता है। दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। अब दोष सिद्धि क्या होता है दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया वहीं के जो नियम, जिन नियमों के अनुसार जिस अवधि में गिरफ्तार किया है वही उसी हिसाब से आप उनको सजा देंगे। उसको वकील करने का अधिकार प्रोवाइड करवाया जाएगा और जो उसे अपना पक्ष रखने का भी अधिकार दिया जाएगा। और उस व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप जो है मजबूर नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 कहता है दैहिक या जीने की स्वतंत्रता के संदर्भ में
जीने की स्वतंत्रता। अगर आ जाए कि जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है, तो मित्रों जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, और ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 का एक और जोड़ा गया है जिसे शिक्षा को ही जीवन का एक अंग बनाया गया है, और इसमें जो है शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को दैहिक या जीने की स्वतंत्रता के संदर्भ में जोड़ने का मकसद क्या था? तो इसका मकसद ये था दोस्तों कि जिस तरह जीना आवश्यक है उसी तरह शिक्षा भी आवश्यक है। इसके बाद में अनुच्छेद 22 जो है, इसमें भी बंदियों के संदर्भ में बंदियों को जो है अपने जो बंदी हमने बनाए हैं, जो सरकार जो बंदी बनाती है, बंदियों को आप जो है सही समय पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। यहां पर यह कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना वजह जो है दोषी नहीं ठहरा सकते, बिना वजह आप बंधक नहीं बना सकते, और अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। ये क्या है? ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है मूल अधिकार है अनुच्छेद 22 का। इसके बाद में हमारे जो है अधिकार आता है वो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जहां तक प्रश्न आता है वो आपके अनुच्छेद 23 से लगाकर अनुच्छेद 24 तक। कौन से अनुच्छेद में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मित्रों अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 ये कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जो है बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी कि उसको मजबूर करके बलात् श्रम नहीं करवा सकते किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में। उनकी इस इच्छा के विरुद्ध आप उससे श्रम नहीं करवा सकते। कौन सा अनुच्छेद? इसमें देखिएगा दोस्तों सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरों की प्रथा, जो सारे पहले हमारे यहाँ जो विद्यमान थी कुप्रथाएं, उनके अंत के संबंध में, यानी आप व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते उसको श्रमिक बनाकर, उसको बंधुआ मजदूर बनाकर। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम अपराध। बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को अपराध घोषित करता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि आप जो है बड़े बड़े मिल और कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रम नहीं करवा सकते। बाल श्रम से संबंधित 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप श्रम नहीं करवा सकते। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? ये 24वां अनुच्छेद कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के पश्चात हमारा जो अधिकार आता है वो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लगाकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। धार्मिक स्वतंत्रताएं क्या है? तो इसके जो अनुच्छेद है 25 से लगाकर अनुच्छेद 28 तक, तो इसमें जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह से कायम की जाती है और इसको जो है राज्य किस तरह से रखेगा। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप निर्बाध रूप से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो। क्या कहता है? निर्बाध रूप से धर्म का पालन कर सकते हो। आपके ऊपर धर्म के पालन से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी जो है नियंत्रण नहीं रहेगा। आप जो है अपना धर्म जो है उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हो, लेकिन इसमें संविधान ये भी कहता है कि आपका धर्म ऐसा होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे धर्म को आपसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जो सिख लोग हैं पगड़ी बांधते हैं, तो ये पगड़ी बांधना
कृपाण धारण करना, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 26 ये कहता है कि आप धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का आयोजन, आपका जो भी धर्म है उससे संबंधित धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। इसके बाद में अनुच्छेद 27 क्या कहता है मित्रों? तो अनुच्छेद 27 ये कहता है धार्मिक स्थलों, धार्मिक जो स्थल है वो कर मुक्त रहेंगे। क्या रहेंगे? कर मुक्त। धार्मिक स्थलों पर जो भी पैसा आएगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इस पर जो भी पैसे आएंगे भक्तों के द्वारा, तो उस पर जो है किसी भी तरह का टैक्स सरकार वसूल नहीं करेगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 27वां अनुच्छेद। इसके बाद में 28वां अनुच्छेद ये कहता है दोस्तों, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहां पर धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि देश के अंदर कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय या ऐसा आप स्कूल नहीं खोल सकते जिसमें किसी धर्म विशेष के संदर्भ में शिक्षा दी जाए, धर्म का उल्लेख हो, पृथक रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 28वां। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे आता है वो है आपके शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक इसका वर्णन मिलता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर दोस्तों कि शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये किन के लिए प्रोवाइड करवाया गया है? ये सबके लिए ना होके केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, उसमें जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है विशेष रूप से किनके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? और अनुच्छेद 29 के बाद में दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। अब इन दोनों अनुच्छेदों के संदर्भ में हम देखेंगे। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अल्पसंख्यक जो है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। यहां पर बात यह आती है दोस्तों, अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का मतलब ऐसे धर्म या ऐसे समाज के लोग जो इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर कम संख्या में विद्यमान है, तो उनके संदर्भ में है कि वो अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। यह अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 29वां। अब है 30वां अनुच्छेद दोस्तों। 30वां अनुच्छेद ये कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा जो है मातृभाषा में देने के लिए, मातृभाषा में देने के लिए राज्य शिक्षण निकायों की व्यवस्था करेगा। राज्य जो है दोस्तों वो शिक्षण निकायों की व्यवस्था करेगा। किसके लिए? अल्पसंख्यकों की जो है शिक्षा के लिए। और शिक्षा कौन सी भाषा में? उनकी मदर टंग जो मातृभाषा है उसके अंतर्गत जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण निकायों की व्यवस्था कौन करेगा? तो वो आपके राज्य करेगा। अनुच्छेद 30 के पश्चात अनुच्छेद 31 के संदर्भ में हमने पढ़ा कि जो अनुच्छेद 31 है वो संपत्ति का अधिकार था। उसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन था, लेकिन उसको विधिक अधिकार बनाने के बाद में अनुच्छेद 31 जो है निरसित कर दिया गया। अब बात आती है अंतिम जो अधिकार है वो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? तो हमने पढ़ा 54242(1). एक मतलब 31 के बाद वाला 32वां अनुच्छेद जो है उसके अंदर वर्णन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। अब यहाँ पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में जहां तक बात आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा किसको कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। वजह क्या थी? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पर 5 तरह की रिट जारी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। न्यायालय क्या जारी करता है? रिट। तो न्यायालय जो रिट जारी करेगा किन किन नामों से करता है? पहली रिट है जो वो है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में आती है परमादेश। तीसरी जो रिट है दोस्तों वो है प्रतिषेध। चौथी जो है वो है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा। और 5वीं जो रिट है वो है आपके उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख। तो 5 तरह की रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों, और हाई कोर्ट इस रिट को जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। 5 तरह की जो रिट जारी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख, इन 5 रिटों के माध्यम से जो है सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर नियंत्रण का कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो यहां पर किसी भी बंदी को अगर असंवैधानिक तरीके से आपने गिरफ्तार किया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे संबंधित जो है जानकारी आपको देनी पड़ेगी। परमादेश, यहाँ पर आदेश के संबंध में कहा गया, उच्च अधिकारियों को आदेश दिया जाता। प्रतिषेध, किसी भी कार्य को रोकने के संदर्भ में। अधिकार पृच्छा, किसी को उसके अधिकारों के बारे में बताने के लिए। और उत्प्रेषण लेख, ये जो 5 तरह के लेख हैं ये प्रतिषेध का बड़ा रूप है। तो कहने का मतलब 5 तरह के लेख जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये आपके अनुच्छेद 32 हो गया। हमने बात की अनुच्छेद 35 तक हमें वर्णन मिलता है अधिकारों का। तो अनुच्छेद 33 आता है। अनुच्छेद 33 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद जो 33 है मित्रों, यहां पर भी अधिकारों का वर्णन है, लेकिन यहां पर सेना के मूल अधिकारों का वर्णन है। सेना के मूल अधिकार। सेना चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, इन तीनों सेनाओं के जो अधिकार है उनका वर्णन जो है संविधान का अनुच्छेद 33 देता है। इसके बाद में अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 सेना के मार्शल लॉ जब लागू होता है, मार्शल लॉ से संबंधित, सेना का जो मार्शल लॉ है से संबंधित अधिकारों का वर्णन करता है अनुच्छेद आपके 34। अनुच्छेद 34 के बाद में अंतिम जो अनुच्छेद है भाग 3 का और मूल अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद दोस्तों, वो है आपके अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 ये कहता है कि जो है संसद द्वारा समय समय पर संविधान में संशोधन किए जाएंगे। अधिकारों के संबंध में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करने वाला, संशोधन की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 जो है दोस्तों, वो जो है आपके संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह से हमने जो है मूल अधिकारों को एक ट्रिक के माध्यम से समझा। समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर 54242(1), इस तरह से हमने जो है
आसानी से मूल अधिकारों को पढ़ा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।